हेलो दोस्तों, मैं हूं मंटी सर और आज पुनः मैं आपके लिए कड़वा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर जो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है लाया हूं। आपने इससे पहली वाली वीडियो पर जो कड़वक का ही भाग 1 था उसमें बहुत ही प्यार दिया और इसी प्यार को बनाए रखिएगा। चलिए, पहला है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में हुआ था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु नर हरिदास थे। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। जैसी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी में है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुई। मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं तो प्रेम की पीर के कवि हैं। अपना लोग इसमें अंडरलाइन भी किए हुए थे। कड़वक के कवि कौन है। तो मलिक मोहम्मद जैसी, जो ऑप्शन नंबर सी है। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। तो कड़वक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित कविता है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसी किस शहर के कवि हैं। तो जैसी सूफी कवि हैं। जैसी के पिता का नाम क्या था। तो जैसी के पिता का नाम शेख ममरेज या शेख मली राजे अशरफ था। जैसी थे, जैसी फ़कीर थे। जैसी क्या थे। तो फ़कीर थे। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो जैसी हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो जैसी की काव्य की भाषा अवधी थी। इन्होंने अवधी में ही अपनी रचना की थी। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो जैसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। जैसी ने रतन सेन अथवा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा। तो जैसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को रक्त रूप लई द्वारा जोड़ा। जैसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। तो इन्होंने अपने आंसुओं से इन्हें सींचा है। निम्न में कौन कीर्ति जैसी की नहीं है। तो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा ये तो जैसी के द्वारा लिखी हुई है। भक्तमाला इनके द्वारा नहीं है, यह नवादास के द्वारा लिखा गया है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो सी नंबर में समुद्र की भांति, ठीक ना। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं। तो प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं, जो 1 नंबर में जैसी दिया हुआ है। कड़वक कहाँ से लिया गया है। कड़वक पद्मावत से लिया गया है। कड़वक के रचयिता हैं जैसी। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो अभी तुरंत पढ़े थे, उन्होंने अवधी में लिखा था, तो 1 नंबर में दिया हुआ अवधी। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे दी है। तो जैसी ने अपनी आँख की उपमा दर्पण से दी है। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन सी कीर्ति जैसी की नहीं है। तो इसमें यदि देखेंगे तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और मृगावती, ये मृगावती ही नहीं है, ये तीनों तो है। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। सी नंबर में ऑप्शन में है जैसी। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ
चलते हैं। तो प्रश्न उत्तर में इसमें जो है, इसमें कहा गया है, पहला, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो इसका उत्तर है, कवि जैसी अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से करते हैं क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ तथा निर्मल होता है तथा कोई भी व्यक्ति अपनी छवि उसमें साफ एवं स्पष्ट रूप से देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख भी स्वच्छता एवं पारदर्शिता की प्रतीक है। कवि एक आँख वाला होकर भी अद्भुत काव्य प्रतिभा से युक्त है और इस कारण वह पूजनीय एवं वंदनीय है। उसकी निर्मल वाणी समस्त जनमानस को प्रभावित करती है। जैसी छवि होती है दर्पण में वैसा ही प्रतिबिंब उभरता है। ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता तथा लोक कल्याणकारी भाव उनकी कविताओं में दृष्टिगत होती है। तो चलिए अपना लोग अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, मैं उसी प्रश्न को इसमें लिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि मोहम्मद जैसी का मानना है कि ईश्वर ने उसे संसार में चंद्रमा की भांति जन्म दिया है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है फिर भी वह अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कवि भी एक आँख खराब होने के बावजूद श्रेष्ठ काव्य की रचना करता है। कांच शब्द से कवि का तात्पर्य है कच्ची धातु, और कवि कहता है कि जब तक सोने को शुद्ध किए जाने के लिए तपाने वाले पात्र में डालकर तपाया नहीं जाता तब तक वह कच्चा या अशुद्ध ही रहता है, अर्थात शुद्ध सोना नहीं बन पाता। और यहाँ पर कंचन का अर्थ से तात्पर्य है सोना। और उसी प्रश्न का भाग है, कवि का कंचन से तात्पर्य है शुद्ध सोना। कवि कहता है कि उसने अपने काव्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं को खुद तपाया है। अब तीसरा प्रश्न है, पहले कड़वक में व्यंजित जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। तो प्रथम कड़वक में कवि जैसी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि एक नेत्र वाले होते हुए भी उनमें गुणों का अभाव नहीं है। उनकी काव्य में ऐसा प्रभाव है कि जो भी उसे सुनता है वह मंत्रमुग्ध हो उठता है। ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की भांति इस धरती पर अवतरित किया है। उनमें भी चंद्रमा की तरह कलंक है कि वह एक नेत्र वाला है, फिर भी वह दर्पण के समान स्वच्छ वह निर्मल भाव से ओतप्रोत है। अब इसमें महत्वपूर्ण है, भाव स्पष्ट करें। जो लही अम्ब ही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। और इसका उत्तर में है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कड़वक से उद्धृत इन पंक्तियों में कवि अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार आम में जब तक नुकीली डाभें नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती, डाभ के कारण ही आम की खुशबू बढ़ती है, उसी प्रकार आदमी अपने गुणों के बल पर समाज में आदर पाता है और उसकी गुणवत्ता ही उसे उसके व्यक्तित्व में निखार लाती है। और अगला प्रश्न है 6 नंबर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा प्रश्न है, रक्त के लय का क्या अर्थ है? तो उत्तर में है, मलिक मोहम्मद जैसी कविवर कहते हैं कि मैंने इस काव्य को रचकर सुनाया है तथा जिसने भी इस काव्य को सुना है उसी ने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। मैंने इस कथा को अपने रक्त रूपी लई द्वारा जोड़ा है तथा अपने आंसुओं से इसकी गाढ़ी प्रीति को भिगोया है, अर्थात मैंने इसे रचने के लिए कठिन साधना की है। मैंने इस ग्रंथ का निर्माण यह सोचकर किया है कि इस जगत में शायद यही मेरी अंतिम निशानी बची रह जाएगी।
और 7वां प्रश्न है, मोहम्मद यह कवि जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में लिया है? उपयुक्त पंक्ति में कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग रचकर अर्थ में किया है, अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। यहाँ कवि इस तथ्य को उजागर करता है कि उसने अपने ग्रंथ में रतनसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों का वर्णन किया है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी तो केवल कहानियाँ ही प्रचलित रही है। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 9 नंबर का अंतिम में है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। तो उपरोक्त पंक्तियां में कवि कहता है कि जिस प्रकार पुष्प का शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, इसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धरती पर जन्म लेकर सदा के लिए अपनी कीर्ति पताका इस जगह जहान में फहरा जाते हैं। पुष्प की सुगंध की भांति यशस्वी लोग की कीर्तियां भी कभी विनष्ट नहीं होती। उनकी लोक हितकारी भावनाएं युग युगांतर तक जन जन के कंठ में विराजमान रहती है। चलिए अब इनका हम लोग सारांश देखेंगे कड़वक का। तो कविता का सारांश है, यहाँ प्रस्तुत दोनों कड़वक मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पद्मावत से क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिए गए हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड से उद्धृत प्रथम कड़वक में कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना की गई है। इनमें कवि एक विनम्र स्वाभिमान से अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्राकृतिक दृष्टांतों द्वारा महिमा मंडित करते हुए रूप को गौण तथा गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कवि ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि उसके इन्हीं गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो सकी है। द्वितीय कड़वक उपसंहार खंड से उद्धृत है, जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि का वर्णन है। वे मानते हैं कि उन्होंने इस गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई रक्त की लई लगाकर जोड़ा है। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं कि अब न वह राजा रतनसेन है और न वह रूपवती रानी पद्मावती, न वह बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है, और इनमें से किसी ने न होने पर भी उनके यश के रूप में कहानी शेष रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि एक दिन उसके न रहने पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। इस कहानी का पाठक उसे 2 शब्दों में याद रखेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। तो यह इस पाठ का सारांश के साथ यह पाठ समाप्त होता है और अब हम लोग अगले पाठ में पुनः मिलेंगे। और आप लोग को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहेंगे। जिस प्रकार आपने अगले वीडियो में भी बहुत सारा प्रेम दिया था, उसी प्रकार इस वीडियो में भी बहुत सारा प्रेम और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जम के सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।